गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 22 जनवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने आते सार ही धमाका कर दिया है। राइट। आप लोग जानते ही होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं ये 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पहले ये 45th यूएस के प्रेसिडेंट थे, फिर 46 जो थे वो जो बाइडन हमें देखने को मिले, एंड फिर उनके बाद इनका यहाँ पे नंबर वापस से आ चुका है। अब एक बात आपको सबसे पहले तो देखनी है, वो ये है कि इनको जो ओथ है वो आखिर ओथ कौन दिलवाता है। दरअसल में होता क्या है ना कि यूएस के अंदर जो चीफ जस्टिस होते हैं वही यहाँ के प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इसको इंडिया के साथ, तो इंडिया में हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है? द आंसर इज सिंपल, उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जो हैं वही यहाँ पे ओथ है उनके एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं इनके द्वारा फैमिली बाइबल और साथ ही साथ जो अब्राहम लिंकन जी की जो बाइबल थी उसके ऊपर हाथ रख के इसकी जो ओथ है वो एडमिनिस्टर करी गई। बाकी देखो, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी इससे साथ साथ, क्योंकि इनका जो पिछला टाइम भी था उसमें भी बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव आए। इनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, बॉर्डर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ये बहुत ही सख्त है। ठीक है, वहाँ पे वॉल बनाने की बात हो रही है। इवन जो आपके बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पर इमरजेंसी की भी बात हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर से चेंजेस आएंगे। देखना ये होगा कि आने 4 साल कैसे पावर का हमें ट्रांसफर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इन्होंने पता क्या बात करी, इनका एक मुख्य मुद्दा इन्होंने क्या किया डिक्लेयर, इन्होंने एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब इसका अर्थ क्या है? दोस्तों, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग ना जैसे इंडिया से भी और बाकी दूसरे देशों से भी क्या करते हैं, वो यूएस से जाते हैं। ठीक है, अब यूएसए में या तो वो H1B वीजा के अंतर्गत काम कर रहे होंगे, या और कोई टेम्परेरी वीजा हो सकता है जिसके अंतर्गत वो काम कर रहे होंगे। अब उनको ये ऐसा कई बार काफी सारे लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि अपनी जो फैमिली है वो फैमिली यूएसए में रेस करें। एंड यूएसए में अभी तक सिस्टम क्या चल रहा था कि जो सिटीजनशिप थी ना वो बाय बर्थ के ऊपर भी मिल जाती थी। यानी कि अगर कोई पर्सन पैदा हुआ है यूएसए के अंदर तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये जो लोग हैं जो वीजास या कुछ और टेम्परेरी वीजास के ऊपर यूएस के हैं, तो वहां पर अगर उनका बच्चा पैदा होता है तो वो यूएस का नागरिक बन जाता है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने इसको यहाँ पे कर दिया है खत्म, कि इसको हम एंड कर देंगे। इससे हजारों ही भारतीय परिवार जो कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश में थे कि आने वाले जो उनकी जो जनरेशन होगी वो यूएस सिटीजनशिप बन पाएगी, यहाँ पर उसको यहाँ पर एक तरह से एक पुशबैक मिला है इस पर्टिकुलर मूव के साथ। और तो और डोनाल्ड ट्रंप तो हैं, देखो तो न्यूज़ तो बनेगी बनेगी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स देश है ना, देखो ब्रिक्स के अंदर मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था आप लोगों को कि टोटल 10 देश आपको देखने को मिलेंगे आज के समय ब्रिक्स के अंदर, जिसमें डेफिनेटली भारत भी एक हिस्सा है। अब काफी टाइम से एक बात हो रही थी कि कहीं ना हम अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो नॉन डॉलर करें, मतलब डॉलर के अलावा और करेंसीज में भी करें। कईयों ने कहा था कि ब्रिक्स देश जो है अपनी करेंसी बनाने की भी बात कर रहे हैं। ऐसा हालांकि इंडिया ने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर आपने ऐसा करा तो बड़े दूर की बात है, अगर आपने सोचा भी, आपके दिमाग में एक ख्याल भी आया ना कि आप अपनी खुद की करेंसी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करोगे या कोई नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन करोगे, तो मैं वहां पर आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। और ये मैं बात कोई एग्जेजरेट करके नहीं बोल रहा, इन्होंने लिटरली यही बोला कि करना तो दूर की बात, अगर आपने सोचा भी तभी आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अब इस बात का इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। आपने नोटिस किया होगा कि कल जो निफ्टी है वो 320 पॉइंट नीचे गिर गया, और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 1235 पॉइंट हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स के अंदर। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अब 4 साल क्या होगा, क्या उथल पुथल मचेगी दुनिया भर के अंदर, ये हमें यहाँ पे ट्रैक करना होगा। दोस्तों, दूसरी जो खबर आपको द हिंदू के फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगी वो है विद रिगार्ड्स टू जो एक माओइस्ट था उसको यहाँ पर मार गिराया गया है बाय द पुलिस। दरअसल में क्या है, एक जो माओइस्ट था ना उसका नाम था चलपटी। ठीक है, इसका नाम था चलपटी। दरअसल में इसका जो सही नाम था वो नाम था जयराम, पर इसको बुलाया जाता था चलपटी नाम से। इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। तो पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पर 14 लोगों को जो माओइस्ट थे उनको यहाँ पर मार गिराया गया है। एंड उसमें ये एक पर्टिकुलर जो पर्सन था इसको भी मार गिराया गया है। तो एक तरह से जो हमारी फोर्सेज हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो माओइस्ट ऑपरेशन है जिसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, वो यहाँ पर हमें वर्क अराउंड होते हुए देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, डेट है आज की 22 जनवरी 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आपको
इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा मैं आप सभी के साथ इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर कर दूंगा। राइट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज 38th नेशनल गेम्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेशनल गेम्स को समझते हैं, बाकी चीजें बाद में समझेंगे क्या कंट्रोवर्सी हो गई है। देखो एक्चुअल में नेशनल गेम्स क्या है, ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, यानी कि बहुत सारी स्पोर्ट्स इसमें देखने को मिलती हैं। एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब होता क्या है, देश भर से अलग अलग एथलीट्स आते हैं, अलग अलग यहाँ पे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये कितने साल बाद होते हैं। देखो यार, एक्चुअली ना जो सोचा गया है ना, वो ये सोचा गया है कि हर 2 साल बाद हम इनको करवाएं, पर करवा नहीं पाते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी हो रहा है 2025 के अंदर, इससे पहला जो हुआ था ना, वो हुआ था 2023 में, गोवा में हुआ था। एंड उससे अगर आप पीछे जाओगे तो हुआ था 2022 में। उससे पहले 2020 में होना था, पर 2020 वाला कैंसिल हो गया था। तो उससे पहले कब हुआ था, उससे पहले हुआ था 2015 के अंदर। तो आप नोटिस कर पा रहे हो। एंड उससे पहले 2011 में, उससे पहले 2007 में। तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। हमारी सोच है कि हम हर 2 साल बाद ये करवाएं, पर कई बार आप नोटिस कर पाओगे 1 साल बाद ही हो गया, यहाँ 2 साल बाद हुआ है, यहाँ तो भाई 2015 में हुआ था, फिर 2022 से तो 7 साल का गैप आ गया, यहाँ 4 साल का गैप आ गया। तो फर्क पता क्या हो रहा है, कई बार कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, कई बार ओलंपिक गेम्स आ गए, कई बार एशियन गेम्स आ गए, कोई और गेम्स आ गए। उस चक्कर में हम रेगुलरली इसको कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। तो सोचा है कि 2 साल बाद करवाएंगे, बट बहुत उथल-पुथल है इस चीज में भी। चलो ठीक है, कुछ कुछ इश्यूज की वजह से यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, समझ गए हम लोग। तो ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी 1920 के ओलंपिक्स के बाद। राइट, उनके द्वारा पहली बार नेशनल गेम्स कंडक्ट करवाई गई थी। उस समय लाहौर के अंदर कंडक्ट कराई गई थी, समझ रहे हो, 1924 के अंदर। अब इस बार क्या हो रहा है, 38th एडिशन होने जा रहा है। देखो जो पिछला एडिशन था वो 37th एडिशन था, जो हुआ था गोवा के अंदर। अब इस बार का जो 38th एडिशन है, वो उत्तराखंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि आपको इसका मास्कॉट पता होना चाहिए। क्या है इस बार का जो गेम्स का मास्कॉट है, इस बार के जो गेम्स का मास्कॉट है दैट इज मौली। ठीक है, अब आप पूछोगे ये मौली वर्ड कहाँ से आया, एंड ये ऐसी शेप इसकी क्यों रखी गई। दोस्तों दरअसल में ना, अगर हम बात करें, ये आपको हिमालयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड देखने को मिलेगा, दैट इज हिमालयन मोनल। दरअसल में उत्तराखंड की अगर हम बात करें ना, तो उनका जो स्टेट बर्ड है वो और कोई नहीं, वो आपका हिमालयन मोनल ही देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमने ये मास्कॉट जो है मौली, इसको यहाँ पे इस तरह से मास्कॉट इसको बनाया है। बाकी अगर हम बात करें ना इस बार के लोगों की, तो लोगो बड़ा ही खास है इस बार का, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये जो लोगो है ना, इसमें आपको उत्तराखंड के जो पीक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये जो पानी आपको नोटिस करने को मिल रहा है, ये गंगा नदी को एक तरह से दर्शाता है। और साथ साथ ये जो पंख है ना साइड में, ये आपको बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से दिखाते हैं। तो ये है इसका लोगो। सही बात है। तो नेशनल गेम्स का तो हमें एक आइडिया मिल गया कि आखिर नेशनल गेम्स होते क्या हैं। देश भर के एथलीट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक चीज हमें और समझनी है, वो है कलारी-पयट्टू के बारे में। कलारी-पयट्टू क्या होता है, देखो ये एक मार्शल आर्ट है। कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपका केरला से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें आपने दो शब्द पढ़े, कौन सा, एक है सर कलारी, एक है पयट्टू। देखो आप लोगों ने एक वर्ड सुना, जैसे हम अखाड़ा नहीं बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अखाड़ा वर्ड बोला जाता है ना, उसी तरह से कलारी वर्ड भी दरअसल में एक कॉम्बैट की जगह ही होती है। आप ऐसा समझो कि मलयालम में अखाड़े को आप कलारी कह सकते हो, और जो पयट्टू होता है वो होता है, उसका मतलब होता है फाइटिंग। तो यानी कि केरला के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ, एंड इसका मतलब है कलारी पयट्टू का, वो भी हम समझ गए। अब इसका जो मेंशन है, जो जिक्र है, वो हमें तमिल संगम लिटरेचर के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक बैटल फील्ड को या कॉम्बैट एरिना को यहाँ पे दर्शाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो परशुराम थे ना, जो कि एक एक थे, तो एक सेज, एक वॉरियर सेज थे, उनके द्वारा क्लारीपेट्टू को यहाँ पर क्रिएट किया गया। अब इसमें अलग अलग ट्रेनिंग स्टेजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माई पेट्टू, यहाँ पर ये स्टार्टिंग फेज होता है बॉडी कंडीशनिंग का। फिर उसके बाद आपका कोल्ठारी आ गया, यहाँ पर क्या होता है, आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करते हो कुछ वुडन वेपन्स के साथ। फिर आपका आ गया अंगथारी, यहाँ पर आप शार्प मेटल वेपन्स के साथ आप काम करते हो। एंड लास्ट में आपका आ गया विरुमकाई, ये आपका बिना मतलब बेयर हैंड, मतलब आपके नंगे हाथों के साथ आप यहाँ पे कॉम्बैट करते हो, इसको बोलते हैं विरुमकाई। बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेजेस है ना अलग अलग, ये आपका क्लारीपेट्टो से बिलोंग करती हैं। अब टेक्निकली है तो ये इंडिया में कहाँ ओरिजिनेट हुआ, आपका केरला के अंदर हुआ, पर ये चाइना के अंदर भी हुआ। एक्चुअल में मतलब ओरिजिनेट इंडिया में ही हुआ, पर चाइना तक भी पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, क्योंकि आप लोगों ने ना सुना होगा ना बोधि धर्मा के बारे में। बोधि धर्मा दरअसल में ना एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो कि
थे तो साउथ इंडिया से ही, चेन्नई के पास में कांचीपुरम में उनका जन्म हुआ था, पर ये काफ़ी जगह घूमे एंड जाते-जाते ये चाइना भी चले गए। चाइना में जाके ना इन्होंने अपने बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रचार किया। बुद्धिज़्म के साथ-साथ कलारीपेट्टू भी वहाँ पर जाके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड आज के समय के ऊपर आप जो कुंग फू देखने को मिलता है ना, वो कहीं न कहीं यहीं से ही आपको डेवलप होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी कलारीपेट्टू में 2 स्टाइल्स होते हैं, एक है नदन स्टाइल, एक है सदन स्टाइल। नदन स्टाइल बात करता है वेपन्स की एंड यहाँ पर ना आपकी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। पर सदर स्टाइल के अंदर क्या होता है, मूवमेंट आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर कर सकते हो। ये था हमारा कलारीपेट्टू के बारे में। अब आप पूछ रहे हो सर कि ये आपने नेशनल गेम भी समझा दिया, कलारीपेट्टू भी बना दिया, अब इसका मतलब दोनों का लिंक समझ नहीं आया। दोस्तों एक्चुअल में पता क्या है, जो कलारीपेट्टू है ना, वो पहले क्या था, वो पहले आपको एक प्रॉपर गेम की तरह यहाँ पर देखा गया था। बेसिकली कलारीपेट्टू को ना कॉम्पिटिशन सेक्शन में डाला गया था। कॉम्पिटिशन सेक्शन में पता मतलब क्या होता है? यहाँ पर लोग आएँगे, आपस में कम्पीट करेंगे, कोई बंदा मेडल जीतेगा, उसको प्राइज़ मिलेगा, ये होता है कॉम्पिटिशन सेक्शन, ठीक है? बढ़िया चीज़ है। पर कलारीपेट्टू का ना अभी स्टेटस नीचे कर दिया गया है। अब उसको ना नेशनल गेम्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में डाल दिया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन का मतलब पता क्या है? हाँ, आओ, आप अपना प्रदर्शन करो, आप अपना दिखाओ कि हाँ, कलारीपेट्टू होता क्या है, एक तरह से प्रमोशन करो और अपने घर चले जाओ। यहाँ पर आपको कोई मेडल, कोई प्राइज़, कोई कॉम्पिटिशन आपका नहीं होगा, कोई मेडल किसी को नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, नॉर्मली ना जो कोई गेम होती है, वो नॉर्मली डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में होती है, फिर उसको प्रमोट किया जाता है कॉम्पिटिशन सेक्शन के अंदर, आगे जाके फ्यूचर के अंदर उसको मेडल टैली के अंदर इंक्लूड किया जाता है। पर कलारीपेट्टू के रिगार्डिंग उल्टा हो गया है। ये पहले कॉम्पिटिशन सेक्शन में था, अब इसको डाउनग्रेड करके एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन में ला दिया गया है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि क्यों भाई, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत की जो मार्शल आर्ट्स है हमें उनको प्रमोट करना है ना? दूसरी तरफ आप उनको डाउनग्रेड करे जा रहे हो। तो पहले आप नोटिस कर पाओगे 2015 में डेमोन्स्ट्रेशन में ही था, फिर बाद में 2023 में इसको पार्ट बना दिया गया, अब सॉरी 25 में इसको नीचे ला दिया गया है। तो ये यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। आई होप आपको नेशनल गेम्स और कलारीपेट्टू दोनों के बारे में चीजें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है डार्क ऑक्सीजन के बारे में। थोड़ा इसको समझते हैं कि आपका ये डार्क ऑक्सीजन आखिर ये क्या मुद्दा होता है। दोस्तों क्या आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पता है? थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ में वाटर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना? जब ये चीजें होती हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा क्या फॉर्म होता है? हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। आप बोलोगे सर आपने तो हमें केमिस्ट्री की याद दिला दी, ये तो हम पढ़ते थे, इसको बैलेंस भी करते थे, है ना? इस तरह से हम इसको बैलेंस भी किया करते थे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। ये हमारा होता था फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, राइट? हमें अभी तक यही लग रहा था कि यार हमें अगर ऑक्सीजन को प्रोडक्शन करनी है तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हो जाता है, राइट? बट अभी हमारे पिछले कुछ टाइम के अंदर स्पेशली जुलाई 2024 के बाद हमें एक ऐसी डिस्कवरी देखने को मिली जिसने ये दिखाया कि भाई ये सनलाइट की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए। आप बोलोगे ऐसे कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दरअसल में ना पैसिफिक ओशियन के अंदर आपको एक जोन देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। ये एक वास्ट प्लेन है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर। यहाँ पर आपको हवाई और यहाँ पे इस साइड आपको मेक्सिको देखने को मिल जाएगा। उनके बीच में आपको ये जोन देखने को मिलता है, ठीक है? एंड यहाँ पर ना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको पॉलीमेटेलिक निड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट के अंदर एक तरह से काफी रिच है इन मिनरल्स के अंदर। एंड इन मिनरल्स का देखो आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, इन सब के अंदर, ठीक है? ठीक है, तो ये है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। अब आप पूछ रहे होंगे पर ऑक्सीजन के साथ क्या लिंकेज हुआ? देखो एक्चुअल में पता बात क्या है, बात दरअसल में ये है कि यहाँ पर क्योंकि इतने ज्यादा आपको पॉलीमेटेरिक रिड्यूस देखने को मिलते हैं जो कि मैंगनीज आयरन के अंदर रिच होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को जनरेट कर लेते हैं। समझे कैसे? आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके वाटर मॉलिक्यूल तो है ही है, सी वाटर है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल को वो स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो ये जो आपके इतने सारे मेटेलिक निड्यूल्स थे, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के माध्यम से क्या होता है, अगर लाइट नहीं भी है, अगर सनलाइट नहीं भी है, उसके बिना भी आपका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो जाएगा क्योंकि सी वाटर को ये स्प्लिट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें पता लगा कि भाई ये रिएक्शन जरूरी नहीं है कि होना ही होना चाहिए ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए। बिना सनलाइट के भी हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं डार्क ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ी तो डार्क हो गया ना। समझे इस बात को? तो जो डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के अंदर, इसने कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए हैं। कैसे क्वेश्चन मार्क्स? देखो हम लोग अभी तक सोच के आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन था ना, वो बाद में हुआ होगा फोटोसिंथेसिस आने के, है ना? तभी तो हमने सोचा कि फोटोसिंथेसिस हुआ, उससे ऑक्सीजन बना। अभी तक ये सोच थी,
पर अब हम यहाँ पर सोचने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन पहले ही हो गया था फोटोसिंथेसिस के। क्यों? क्योंकि अब तो हमें डार्क ऑक्सीजन का भी पता लग गया। पहले लगता था कि फोटोसिंथेसिस ही एकमात्र सोर्स है ऑक्सीजन का। अब हमें लग रहा है कि नहीं, बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑक्सीजन के, मतलब प्रोडक्शन के। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हो सकता है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट की पॉसिबिलिटी हो, तो हो सकता है हम आगे जाके दूसरे ग्रहों पर भी रह पाएं। तो ये सब अलग अलग हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स उठ गए हैं डार्क ऑक्सीजन के हमें देखने से। तो डार्क ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द ऑक्सीजन बीइंग प्रोड्यूस्ड डीप बिलो द ओशन सरफेस विदाउट द सनलाइट और फोटोसिंथेसिस। बात समझ आई? इसको बोलेंगे हम डार्क ऑक्सीजन। तो डरना नहीं है डार्क ऑक्सीजन क्या हो गया। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ गया होगा। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है कोणार्क सन टेम्पल के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल जो था ना, तो वहां पर आप नोटिस कर पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यहाँ पर इन्होंने डीएमएफ जो एग्जीबिशन था वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया उड़ीसा के अंदर। तो थोड़ा सा हमें इस टेम्पल को समझना पड़ेगा कि आखिर ये टेम्पल की खास विशेषताएं क्या हैं एंड क्या क्या चीजें हमें इस टेम्पल के बारे में पता होनी चाहिए। दोस्तों पहली बात तो आप अंडरस्टैंड कर गए कि ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है? ये कलिंगन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो टेक्निकली आप लोगों ने नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में सुना होगा, है ना, आपका द्रविड़ा हो गया एंड आपका विसारा भी आपने सुना होगा। तो दरअसल में जो कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ही एक सब पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ एक हिस्से आपके द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पर अगर कोई आपसे पूछे कि ये किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आता है, तो आपका आंसर उसमें नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ही होना चाहिए। ठीक है। अब हुआ क्या, 13th सेंचुरी के अंदर नरसिम्हा देव वन, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को जो थे ना, उनके द्वारा इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया। एंड ऐसा बताया जाता है कि लगभग 12 साल लग गए इस पर्टिकुलर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड टोटल 12,000 आर्टिसंस के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है। अब ये नाम क्यों है सन टेम्पल, क्यों है इसका नाम सन टेम्पल? इसलिए है क्योंकि ये जो टेम्पल है ये सूर्य भगवान को, लॉर्ड सूर्य, उनको यहाँ पर ये डेडिकेटेड है। एंड इनफैक्ट ना इस पर्टिकुलर टेम्पल की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं जो कहीं ना कहीं सन के साथ रिलेट करती हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पर ना आपको इस टेम्पल में इस तरह के हॉर्सेस देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा मतलब हॉर्स मतलब टूट गया है समय के साथ, पर इस तरह के टोटल आपको 7 हॉर्सेस देखने को मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो 7 घोड़े हैं ना, ये कहीं ना कहीं इस टेम्पल को खींच रहे हैं। ठीक है। तो इस टेम्पल को एक तरह से खींच रहे हैं, जैसे होता नहीं है कि जो सूर्य भगवान है वो भी ट्रेवल कर रहे हैं अपने इन रथों के ऊपर, इन घोड़ों के माध्यम से। ऐसा यहाँ पे माइथोलॉजी के अंदर हमारा बिलीव रहता है। अब बताया ये जा रहा है कि 4 जो हॉर्सेस हैं वो आपके राइट साइड के ऊपर हैं एंड जो 3 हॉर्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि एक साइड ज्यादा तेज मूव कर रही है, तो जो सन टेम्पल है ना वो भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसा कि सूरज मूव करता है। सूरज भी तो मूव करता रहता है ना, मतलब टेक्निकली तो धरती मूव करती है, बट अगर आप नोटिस कर पाओगे तो सन की मूवमेंट जैसे आपको नोटिस करने को मिलेगी, उसी तरह से ये सारी चीजें मूव करती हैं। इसीलिए टोटल आपको 7 हॉर्सेस देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको व्हील्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको ये चक्कर देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जो सूरज की किरणें होती हैं उसके हिसाब से हम टाइम का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप नोटिस कर पाओगे ये टाइम का इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है। तो ये सन के साथ तो चलो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड तो है ही है, बट अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरह के 24 आपको व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, 7 हॉर्सेस देखने को मिल जाएंगे। जो 7 हॉर्सेस हैं वो 7 दिन ऑफ द वीक को ही यहाँ पे दर्शाते हैं। 1984 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। ये ईस्ट की तरफ फेस करता है ताकि जो सूर्य की पहली किरणें हैं वो सीधा डायरेक्टली एंट्रेंस के ऊपर आए। बाकी ये सनडाइल को यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया था, दिस इज अ सनडाइल, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आप नोटिस कर पाओगे ना, यहाँ पर 2022 के अंदर रिस्टोरेशन का काम भी स्टार्ट हुआ था, जिसके माध्यम से हमने सैंड को रिमूव किया और जो एंट्रेंस हॉल था यहाँ पर इसको हमने रिस्टोर भी किया। इसके अलावा इसके स्कल्पचर्स की बात करें तो आपको एनिमल्स हो गया, फोलिएज हो गया, बेसिकली जो आपके पेड़ पत्ते होते हैं, ठीक है ना, उन सबको यहाँ पे आपका दर्शाया गया है। इसके अलावा देखो आप लोग जानते होंगे विमान के बारे में। विमान बेसिकली आपका शिखरा ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने टेम्पल में शिखरा देखा होगा। उसके अलावा आपका जगमोहन, जगमोहन आपको जो आपका मंडप नहीं होता उसी को बोलते हैं, आपका जो ऑडियंस हॉल होता है। बाकी इसमें आपको नट मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके रूफलेस डांस प्लेटफॉर्म होते हैं। नट का मतलब होता है डांस, राइट। इसके अलावा देखो कुछ और फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए बाकी क्लिंगन आर्किटेक्चर के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा ये नागरा कैटेगरी के अंदर ही आता है। यहाँ पर आपको 2 प्राइमरी सेक्शंस देखने को मिलेंगे, एक है आपका द्योल, एक है आपका जगमोहन। जगमोहन तो मैंने आपको बता दिया हॉल को बोलते हैं। द्योल होता है आपका टावर। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टावर इसको अलग अलग टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक है रेखा द्योल। रेखा द्योल में क्या होता है, आपके कर्वी लीनियर टावर्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल होते हैं और कर्व्ड होते हैं इस तरह से।
एंड दूसरा अगर हम बात करें पीड़ा दियोल की, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपका होता है, स्टेप स्टेप पिरामिड आपका शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और एक होता है खाखरा दियोल, जहां पर आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोनों का इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने आपको बताया नागरा स्टाइल का इन्फ्लुएंस क्या है, आपके शिखरास और आपका जो सेंक्टम सेंक्टोरम होता है, आपका गर्भगृह का जो डिजाइन होता है, उसको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। द्रविडियन स्टाइल आपको देखने को मिलेगा आपके स्कल्पचर मोटिव्स के अंदर, यानी कि आपके जो भी कार्विंग्स हो गया या फिर आपके लेट से शेप, आपका कलर जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं वो द्रविडियन स्टाइल को यहाँ पे दर्शाता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी कि कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए थी। बाकी आप ध्यान में क्या रखना, कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। आई होप दैट इज ऑल ओके, राइट। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, लेक नाइवाशा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पर है ये दोस्तों, कीनिया। कीनिया की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार ना मसाई मारा के बारे में बताया है, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट होती है एनिमल्स की, है ना। कई बार मैंने डिस्कस किया है मसाई मारा के बारे में। वहीं पर आपको बिल्कुल पास में यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी, लेक नाइवाशा। अब लेक नाइवाशा कीनिया के अंदर है, सदर्न रिफ्ट वैली के अंदर, और ये एक फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि जो लेक थी, ये यहाँ पर इसका जूलॉजिकल रीजन है, एंड यहाँ पर आपको पास में बहुत सारे डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये एक आपकी रामसर साइट भी है, ठीक है। और यहीं पर आपको दो रिवर्स, मलेवा और गिलगिल, ये दो रिवर से कहीं ना कहीं पानी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये बात तो समझ आई, पर न्यूज में क्यों है, लोकेशन तो समझ आ गई, न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक वाटर हाइसिंथ की वजह से। किसकी वजह से, आपके वाटर हाइसिंथ की वजह से। वाटर हाइसिंथ क्या है, ये एक प्लांट स्पीशीज है, ठीक है। सर देखने में तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, बिल्कुल ठीक है। कई लोग होते हैं ना, देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं, पर अंदर से उतने ही गलत इंसान होते हैं। वैसे ये वाटर हाइसिंथ है, देखने में तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दरअसल में है तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट, बिल्कुल देखने में बहुत बढ़िया है, पर दिक्कतें बहुत सारी दे देता है। क्यों क्यों क्योंकि सर ये एक क्या है, ये आपका एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है। अब इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज के ऊपर से क्या होगा, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। अब ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे के पूरे वाटर सरफेस को इस तरह से कवर कर लिया। अब सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी, आपका एयर फ्लो नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा, बाकी की जो नेटिव स्पीशीज थी वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होता है, इससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, फिश और एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है, फिशिंग को, वाटरवेज को, ट्रांसपोर्ट को, सब चीजों को एक तरह से हिंडर कर देता है, एंड कहीं ना कहीं पानी का वेपोरेशन रेट भी बढ़ा देता है। तो कहा था ना मैंने कि देखने में बहुत बढ़िया है, पर है बाकी बहुत खराब। तो नेटिव है ये साउथ अमेरिका का, पर अलग रीजन्स के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी जो मैं बात करता था ना लेक नाइवाशा की, तो लेक नाइवाशा में जो आम लोग हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। क्यों आ चुकी है, क्योंकि ये जो वाटर हाइसिंथ है, उन्होंने वहां के लाइवलीहुड एक तरह से तबाह कर दिए हैं। इस वजह से लेक नाइवाशा और वाटर हाइसिंथ दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट का मुद्दा क्या है। दोस्तों क्या आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना है? आप बोलोगे हाँ सर, हम लोग ठीक ठाक टाइम से हम करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, एंड इलेक्टोरल बॉन्ड आपने पढ़ाया भी था। दरअसल में इलेक्टोरल बॉन्ड ना 2018 में लाया गया था, जो हमारी बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही। इसमें पता क्या होता था, इसमें कहीं ना यहाँ पर अगर किसी बंदे को कुछ पैसा डोनेट करना है तो उसको ना डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ता था, है ना। बहुत आराम से, बड़े आराम से एक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकता था, और किसी को पता भी नहीं लगता। एंड इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो हमें पता था, पर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है सर? इलेक्टोरल बॉन्ड तो समझ आ गया। देखो इलेक्टोरल ट्रस्ट कोई नई चीज नहीं है, दरअसल में ये 2013 से ही चली आ रही है। अब इसमें पता क्या होता है, लेट से हमने पता क्या किया, लेट से कोई कंपनी थी, ठीक है, कोई कंपनी थी, उसने पता क्या किया, उसने एक तरह से एक ट्रस्ट बना लिया, उसका नाम क्या है, इलेक्टोरल ट्रस्ट। चलो ठीक है, अब पता क्या हो सकता है, कोई भी इंडिया का सिटीजन इसमें पैसा डोनेट कर सकता है, कोई भी भारत की जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो यहाँ पैसा डाल सकता है, कोई भी और एसोसिएशन जो कहीं ना कहीं भारत की रेजिडेंट है वो इसमें पैसा डाल सकता है। फिर आगे जो क्या होगा, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करेगा, वो आगे जो पैसा होगा वो उन पॉलिटिकल पार्टीज को कॉरस्पॉन्डिंगली दे देगा। अब इसमें और फिर आपका इलेक्टोरल बॉन्ड में फर्क क्या हुआ, देखो यहां पर ना पहली बात आप इंपॉर्टेंट समझो, यहां पर कुछ हद तक आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहां पर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है,
ठीक है, कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट इलेक्टोरल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली आपको ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और आप ना डोनर और रेसिपिएंट को काफी हद तक आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, खासकर अगर एक और डोनर और एक ही बेनिफिशियरी है, उस केस में तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर कोई फॉरेन बंदा है, कोई फॉरेन इंडिविजुअल है, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। कोई सरकारी कंपनी है, वो भी यहाँ पर नहीं कर सकती। कोई और इलेक्टोरल ट्रस्ट है, वो दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर पैसा डोनेट नहीं कर सकता। कोई फॉरेन सोर्स है जिसको आइडेंटिफाई किया है अंडर एफसीआरए, वो भी नहीं कर सकता। कैश डोनेशन भी इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंदर अलाउड नहीं है। तो जो भी आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट होगा, उसको रिवील करना होता है कौन, मतलब नेम ऑफ द पीपल या जो कंपनी जो भी डोनेट कर रही है, उन्होंने कितना पैसा अमाउंट डोनेट किया। तो आप नोटिस कर पाओगे कंपैरेटिवली टू इलेक्टोरल बॉन्ड, ये थोड़ा सा ज्यादा हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी ध्यान में क्या रखना है, केवल भारतीय सिटीजन या कंपनी ही डोनेट कर सकती है, एंड साथ साथ उनके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। बिना पैन कार्ड के आप नहीं डोनेट कर सकते। फॉरेन इंडिविजुअल्स या कंपनीज नहीं डोनेट कर सकती। तो इसको कैसे आपका गवर्न किया जाता है, इसको आपका जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम आई थी 2013 के अंदर, जिसको सीबीडीटी मैनेज करता है ना, उसके रूल फॉलो करने होते हैं। प्लस जो भी लोग डोनेशंस करेंगे, उनको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो टेक्निकली क्या हुआ, इलेक्टोरल ट्रस्ट आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई, जो कि डोनेशंस कलेक्ट करती हैं लोगों से, कंपनी से, एंड कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को देती हैं, एंड इससे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस आती है। अब ध्यान ये रखना है कि एक्चुअल में ना, मान लो 100 रुपया आया ना, तो 100 रुपये में से 95 रुपीज तो इनको यहाँ पे डोनेट करने ही होंगे। 5 रुपया ये अपने खुद के खर्चे के लिए, मतलब जो भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह है, अपने एक्सपेंडिचर के लिए रख सकते हैं। मैक्सिमम 5 रुपए, उससे कम ही रखना होगा, मतलब 5 इज द मैक्सिमम लिमिट। बट 95% तो डेफिनेटली उनको डोनेट करना ही होगा आगे पॉलिटिकल पार्टीज को। तो आप नोटिस कर पाओगे पिछले 1 साल पहले जब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उससे बाद से कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो पैसा है ना, डोनेट करने का तरीका है, वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे, जो भारतीय जनता पार्टी ना, बीजेपी, उसको 723 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला है। बाकी उसके बाद कांग्रेस है, ठीक है, आई थिंक ये कितना है, इरेज कर लेते हैं एक बार, ये 150 करोड़ के आसपास आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज की, तो यहाँ पर आपका जो पहला है प्लेसेस इन न्यूज, वो है आपका टेम्पी फ्लेग्राई के बारे में। थोड़ा इसको बताना कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करके बताना कि कहाँ पर है ये, क्यों न्यूज में रहता है, इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो था आपका पारसनाथ हिल्स के बारे में। तो दोस्तों, पारसनाथ हिल्स की जब पहली बात जब हम बात करें ना, तो पहली चीज तो ये है कि आपको झारखंड के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पारसनाथ रेंज है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है। अब इनका नाम पारसनाथ हिल्स ही क्यों है, क्योंकि आपके जो जैन के 23rd तीर्थंकर है ना, राइट, उनके ऊपर ये हिल्स का नाम रखा गया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जैन कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, समेत शिखर, राइट। तो ये भी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब होता क्या ना, काफी बार ये न्यूज में आती रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में न्यूज में रहता है। बट एक तो लोकेशन हो गया, और किसके नाम पे रखा गया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये कुछ बातें आपको पारसनाथ हिल्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको आप ट्राई कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू सॉइल सैलिनिटी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका आज का रहेगा, यहाँ पर कुछ स्टेट्स की बात करी गई है, एंड कौन सी स्टेट किसको कनेक्ट करती है, उसके बारे में यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है। दोस्तों, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने ना आईएलपी सुना होगा। आप आईएलपी अब जानते हो, आईएलपी स्टैंड्स फॉर इनर लाइन परमिट। अब ये जो इनर लाइन परमिट है ना, ये किसको चाहिए होता है सर ये चाहिए होता है डोमेस्टिक टूरिस्ट को। मतलब अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं कौन हूं सर, मैं डोमेस्टिक ही हूं, मैं इधर का ही हूं, भारत का ही हूं, ठीक है। तो मुझे अगर लेट से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इनके एरियाज विजिट करने हैं ना, तो वहां पर मुझे एक इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। बेसिकली आप ऐसा कह लो, मुझे एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होता है, अगर मुझे इस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज को विजिट करना है, ठीक है। पर अगर सर एक फॉरेनर है, ठीक है, स्पेशली अगर एक्सेप्ट भूटान, भूटान वालों को नहीं चाहिए होता, पर भूटान के अलावा कोई फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है, अगर उसको प्रोटेक्टेड एरियाज, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज विजिट करने हैं, तो उनको चाहिए क्या होगा सर, उनको चाहिए होगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए होगा। एक तरह का ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही है, पर एक परमिट चाहिए होगा, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रिजीम है, ये गवर्न किया जाता है बाय फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958। यस,
ये बात अपने आप में बिल्कुल आपको सही देखने को मिल जाएगी। स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है कि ये सारे उन एरियाज को अप्लाई होता है जो इनर लाइन के अंदर आते हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है स्टेट का, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, कुछ हिस्से आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के हो गए। यस, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तीसरा कह रहा है कि फॉरेन नेशनल्स इन एरिया को बिना किसी परमिट के ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करना। नहीं, ये बात अब देखो अपने आप में गलत हो जाएगी। एक्चुअल में ना अभी हम इसको डिस्कस पता क्यों कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को? क्योंकि अभी कुछ एरियाज के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुछ एरियाज के अंदर हमने प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को वापस से लागू किया है। पहले हमने सोचा था कि यार प्रोटेक्टेड एरिया परमिट से ना कहीं न कहीं टूरिज्म रुक जाता है। तो हमने सोचा कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए इसको हटा देते हैं, पर हमने वापस लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। टूरिज्म प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है? तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पे बिल्कुल। उनको चाहिए होगा परमिट। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर इश्यू करती है। नहीं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इश्यू करती है। तो चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो भाई पहला और दूसरा ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, है ना? दूसरा आपको मैंने जो होमवर्क दिया था, वो था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों हमारी टीम ने एक वीडियो अपलोड भी किया था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, द आंसर विल बी मध्य प्रदेश। यहाँ मैं साइज की तरफ से कह रहा हूँ कि किसका साइज की तरफ से सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड है अंडर फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 स्टेट है, आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द साइज। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो 77,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है वो फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिल जाएगा। पर अगर मैं बात करूं परसेंटेज टर्म्स की, कि मतलब उसका टोटल एरिया का कितना हिस्सा फॉरेस्ट के अंदर कवर्ड आता है, तो उसको बोलेंगे परसेंटेज टर्म्स की। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि परसेंटेज टर्म्स के अंदर इसका आंसर आएगा कि सबसे ज्यादा लक्षद्वीप का है, क्योंकि लक्षद्वीप में लगभग 91% से भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिल जाएगा उसके एंटायर लैंड का। इसके बाद आपका नंबर आता है मिजोरम का। मिजोरम के अंदर ये नंबर 85% है। फिर अंडमान निकोबार का आता है जिसमें ये नंबर आपको 81% देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो दरअसल में वो परसेंटेज टर्म्स की बात कर रहा है, और परसेंटेज टर्म्स मैंने आपको बता ही दिया कि जवाब आपका क्या होगा, लक्षद्वीप। बाकी आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कुछ और डेटा भी है। जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है भारत का, वो 25.17% आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें से 21.76% जो है वो फॉरेस्ट कवर है एंड 3.41% जो है वो आपका ट्री कवर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कौन से स्टेट में इंक्रीज हुआ है, आंसर विल बी छत्तीसगढ़, फॉलोड बाय यूपी, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड राजस्थान। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें जो मैक्सिमम इंक्रीज अगर केवल और केवल फॉरेस्ट कवर की बात हो, देखो यहाँ पे ना दो चीजें थी, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला के था। अगर अकेला फॉरेस्ट कवर की बात करेगा ना, तो वहां आंसर होगा मिजोरम, फिर गुजरात, फिर आपका ओडिशा देखने को मिल जाएगा। बाकी एरिया वाइज भी बता दिया, परसेंटेज टर्म्स में भी आपको वैल्यूज बता ही चुका हूं। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। द आंसर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो जो फर्स्ट वुमेन थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो आपका 1917 के अंदर आपका आपका सेशन हुआ था, कैलकाटा सेशन, वहां पर पहली वुमेन प्रेसिडेंट हमें देखने को मिली, वो थी एनी बेसेंट जी। हाँ, जो पहली इंडियन वुमेन थी टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज सरोजिनी नायडू। ये हुआ था 1925 का जो कानपुर सेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दूसरा कह रहा है जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बिल्कुल सही बात है। जो 1887 के अंदर 1887 के अंदर जो मद्रास सेशन हुआ था, वहां पर बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो सेकंड इज करेक्ट। बाकी इसके अलावा जो 1924 का बेलगांव का सेशन है वो आप जानते होंगे, वो एकमात्र सेशन था जो गांधी जी ने यहाँ पे प्रिसाइड किया। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड करेक्ट है। पर क्योंकि यहाँ पे इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो भाई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली वाली। बात समझ आई? ठीक है, बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, तो ट्राई करिएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था स्टेट ऑफ इंडियाज रबर सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर असम नहीं, देखो केरला, मैंने आपको बताया था कि केरला 90% से ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो पहला फॉल्स हो गया। मलक्का स्टेट की बात करें तो ये किसको कनेक्ट करता है सर? सर ये आपका इंडियन ओशन को पैसिफिक के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है थ्रू द चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। इंडियन ग्रे वुल्फ की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपका एंडेंजर देखने को मिल जाएगा।
आईएलओ की बात करें तो इसको 1969 में डेफिनेटली आपका नोबेल पीस प्राइज मिला था। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की, तो इसको इंटरनेशनल लेबर आईएलओ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो इससे आपका लास्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक नहीं, ये आईएलओ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।